हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। देखिए, जो भी स्टूडेंट्स बीए सेकेंड सेमेस्टर में हैं और अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो उनका यह वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए, जिनका सब्जेक्टिव पेपर होता है तो उनके लिए मैं आज की इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ, और जिनका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है उनके लिए भी यह लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं बताऊँगी सब्जेक्टिव वाले बच्चों के लिए, तो ऑब्जेक्टिव्स में भी क्वेश्चन वही आते हैं, बस वो ऑब्जेक्टिव्स में पूछ देते हैं और ऑप्शन दे देते हैं। तो अगर आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा, आप अच्छे नंबर ला सकते हैं एग्ज़ाम में वीडियो को पूरा देखकर, क्योंकि मैं आपके सभी सब्जेक्ट की क्लास करा रही हूँ। आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की क्लास चैनल पे हो रही है, तो आप उसके लिए भी विजिट कीजिएगा। और देखिए, इकोनॉमिक्स की एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड भी कर रखी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, तो उसकी भी लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। और आज की वीडियो में, आज का यह वीडियो आपका महासंग्राम क्लास है, जिसमें आपको मैं बताने वाली हूँ ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा के लिए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली को समझाइए। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बार्टर सिस्टम, तो वस्तु विनिमय प्रणाली को समझाइए, या आप वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या समझते हैं, किसी भी तरह से आपका प्रश्न पूछ देगा। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा। तो वस्तु विनिमय यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान करना। देखिए, वस्तु विनिमय या प्रत्यक्ष विनिमय से आशय एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु में आदान प्रदान करना है। अच्छा, देखिए, आप इकोनॉमिक्स में ही ये पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा। देखिए, जब पहले करेंसी नहीं थी, मुद्रा नहीं थी, मनी नहीं थी, तो उससे पहले प्राचीन समय में वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। यानी जिस व्यक्ति को किसी व्यक्ति को आपस में, जैसे कि किसी भी वस्तु की ज़रूरत हो, तो आपस में आवश्यक वस्तुओं का आदान प्रदान कर लिया करते थे। और आज के टाइम में हम पैसे लेकर जाते हैं, मनी लेकर जाते हैं, किसी भी दुकान पे कोई भी वस्तु आसानी से खरीद लेते हैं। लेकिन पहले मुद्रा नहीं था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था, जिससे लोग आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान किया करते थे। तो यही है वस्तु विनिमय प्रणाली। आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली की कोई 3 दोषों का उल्लेख कीजिए। किन्हीं 3 दोष यानी कि किन्हीं 3 डीमेरिट। दोष मतलब डीमेरिट होता है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या बुराइयां हैं, क्या दोष हैं। तो पहली बुराई है कि वस्तु विनिमय में आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव होता है। दूसरा डीमेरिट या दूसरी बुराई ये है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत सेवाओं का विनिमय असंभव होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ वस्तुओं का ही आदान प्रदान होता था, सेवाओं का विनिमय करना असंभव होता है। तीसरा है, इसमें मूल्य का निर्धारण करने में कठिनाई होती है। सही बात है। देखिए, आज के टाइम में हमारे पास मनी है, हम किसी भी दुकान में जाते हैं, कोई भी वस्तु खरीदते हैं, वो जितनी उसकी कीमत है हम उतने रुपए देकर हम उस चीज़ को खरीद लेते हैं। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में कोई वस्तु अगर महंगी है और किसी व्यक्ति को उसी चीज़ की ज़रूरत है और उसके पास सस्ती चीज़ है, और जिस व्यक्ति के पास महंगी चीज़ है, आपस में आदान प्रदान करेंगे तो बताइए कि उसकी महंगी चीज़ जा रही है और उसे मिल रहा है सस्ता। तो इसलिए वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण करना इसमें मुश्किल होता है। तो ये 3 बुराइयां हैं वस्तु विनिमय प्रणाली की, इनको याद रखिएगा। अगला देखिए, मुद्रा से क्या अभिप्राय है। मुद्रा क्या है, अभी मैंने आपको बताया भी है इसी वाले क्वेश्चन में। देखिए, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वह वस्तु या संकेत जिसके द्वारा मनुष्य अपनी इच्छानुसार विभिन्न वस्तुओं व सेवाओं का क्रय विक्रय कर सकता है, वो मुद्रा कहलाती है, जिसको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दी गई है। जैसे हमारे भारत में रुपया है, तो हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कोई सेवा लेते हैं, किसी भी दुकान पे जाएं, किसी डॉक्टर के पास जाएं या फिर कहीं भी, तो कोई भी चीज़ का क्रय विक्रय हम करते हैं तो मुद्रा के द्वारा ही करते हैं, खरीदते हैं, मनी देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो मुद्रा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, शाख मुद्रा क्या है। शाख मुद्रा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह मुद्रा जिसका मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य से अधिक होता है, तो वो शाख मुद्रा कहलाती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आपका क्वेश्चन है, बैंक क्या है, व्हाट इज़ बैंक। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की इस वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बता रही हूँ सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
देखिए, बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं, बैंक क्या है आप सभी लोग जानते हैं, जहां हम अपने पैसे को जमा करते हैं, जो जनता से धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का भी काम करती है। लोग अपनी बचत धनराशि को सुरक्षा की दृष्टि से अथवा ब्याज कमाने हेतु इन संस्थाओं में जमा कर देते हैं। जो भी हम सेव करते हैं पैसों को, रुपयों को, तो हम बैंक में ले जाके जमा करते हैं, तो हमारा पैसा उसमें सेफ होता है और उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है, यानी ब्याज भी मिलती है। तो लोग ब्याज कमाने के उद्देश्य से भी पैसे को उसमें जमा करते हैं और आवश्यकता अनुसार समय समय पर निकालते भी रहते हैं। और जब ज़रूरत पड़ जाती है हमें जितने भी रुपयों की, तो हम बैंक में जाकर निकाल लेते हैं, तो वही बैंक कहलाता है। तो आप बैंक को आसानी से लिख लेंगे कि बैंक क्या है। अगला देखिए, अगला बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुद्रा के आकस्मिक कार्य बताइए। देखिए, मुद्रा के आकस्मिक कार्य क्या हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुद्रा के कार्य के बारे में ज़रूर पूछेगा। और मुद्रा के जो हैं वो 4 प्रकार के कार्य होते हैं। उसमें मुद्रा का एक कार्य होता है आकस्मिक कार्य। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन से कार्य आते हैं? देखिए, मुद्रा के कुछ आकस्मिक कार्य भी होते हैं। मुद्रा के इन कार्यों के द्वारा अर्थव्यवस्था में स्थिरता एवं मजबूती आती है और इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं, जिसमें मुद्रा का पहला कार्य है सामाजिक आय का वितरण, यानी कि सामाजिक आय का वितरण करने में भी मुद्रा हेल्प करती है। दूसरा कार्य मुद्रा का है कि अधिकतम संतुष्टि का आधार है। तीसरा कार्य शाख का आधार है और चौथा इसका कार्य पूंजी को सामान्य रूप से देना। और पांचवा है पूंजी का आधार या पूंजी की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। मुद्रा के आकस्मिक कार्य के अंतर्गत ये सारे कार्य आते हैं, तो इनको याद रखिएगा, ये ज़रूर प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछेगा। अब देखिए, अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है भारतीय मुद्रा प्रणाली को समझाइए। भारतीय मुद्रा प्रणाली बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला इसमें है रुपया भारत की प्रधान मुद्रा है, क्योंकि हमारे भारत में रुपया चलता है। दूसरा है भारत में न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर नोटों का निर्गमन किया जाता है। और तीसरा है भारत में धातु मुद्रा तथा पत्र मुद्रा दोनों का प्रचलन है। देखिए, सिक्के भी आते हैं और करेंसी जो नोट वाली होती है वो भी हमारे भारत में है। तो याद रखिएगा, ये भारतीय मुद्रा प्रणाली के बारे में प्रश्न पूछ दे अगर आपके वेरी शॉर्ट में, तो आप इसको लिख दीजिएगा और आप इसको डिटेल में भी पढ़ लीजिएगा। अगला देखिए, अगला आपका प्रश्न देखिए, वाणिज्यिक बैंक से आप क्या समझिए? वाणिज्यिक बैंक क्या होता है? अभी आपका एक प्रश्न आया था, महत्वपूर्ण प्रश्न था कि बैंक क्या है। तो अब देखिए, अगला आपका प्रश्न पूछ रहा है कि वाणिज्यिक बैंक क्या है, आप इससे क्या समझते हैं, इससे क्या तात्पर्य है? तो देखिए, वाणिज्यिक बैंक वह बैंकिंग संस्था है जो वन साधारण से जमा स्वीकार करती है और अपने ग्राहकों को अल्पावधि ऋण भी देती है। दी जाने वाली ब्याज पर उधार देने वालों को वसूली जाने वाले ब्याज दर से कम होती है। तो वो कैसा बैंक कहलाता है? वाणिज्यिक बैंक कहलाता है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखिए, अगला आपका प्रश्न है नगद आरक्षित अनुपात किसे कहते हैं? तो नगद आरक्षित अनुपात क्या है? देश के लागू बैंकिंग नियमों के अंतर्गत प्रत्येक बैंक को कुल नकद संचय का एक निश्चित भाग रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, जिससे नगद संचय अनुपात अथवा नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, करेंसी जमा अनुपात किसे कहते हैं? देखिए, ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। करेंसी जमा अनुपात क्या है? तो देखिए, लोगों के द्वारा करेंसी के रूप में अपने पास रखी गई मुद्रा और व्यावसायिक बैंकों में जमा की गई मुद्रा के अनुपात को करेंसी जमा अनुपात कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न है केंद्रीय बैंक से क्या अभिप्राय है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न जरूर पूछेगा। केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं? केंद्रीय बैंक किसी भी देश का सर्वोच्च बैंक होता है और संबंधित देश के विधान के अंतर्गत इसे कुछ विशेषाधिकार तथा शक्तियां भी प्राप्त होती है, जो भी केंद्रीय बैंक होता है, जो अन्य बैंकों को प्राप्त नहीं होती है। जो शक्तियां होती है, विशेषाधिकार होते हैं, वो अन्य बैंकों को नहीं प्राप्त होते हैं, जो देश के केंद्रीय बैंक को प्राप्त होते हैं। अतः केंद्रीय बैंक वह संस्था है जिसे सामान्य जनहित में मुद्रा की मात्रा में विस्तार तथा संकुचन की व्यवस्था करने का दायित्व सौंपा गया हो। तो वो कैसे बैंक है? केंद्रीय बैंक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपका समग्र मांग का क्या अर्थ है? समग्र मांग, देखिए ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। समग्र मांग से आशय एक लेखा वर्ष के उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर किए जाने वाले व्यय के कुल योग से है, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं पर किए जाने वाले
वेव का जो कुल योग होता है, टोटल योग होता है सम, उससे वो होता है समग्र मांग। तो याद रखिएगा। अगला आपका प्रश्न है, निजी उपभोग व्यय किसे कहते हैं? निजी उपभोग व्यय क्या है, आप इससे क्या समझते हैं? देखिए, देश के सभी परिवार अपने उपभोग के लिए वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदने के लिए जो व्यय करते हैं वह व्यय निजी उपभोग व्यय कहलाता है। यानी कि देश के अंदर जितने भी परिवार हैं सब उपभोग के लिए वस्तुएं खरीदते हैं, सेवाएं खरीदते हैं, तो उनको खरीदने के लिए जो भी खर्च होता है तो वो निजी उपभोग व्यय कहलाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, समग्र आपूर्ति का क्या अर्थ है? समग्र आपूर्ति क्या होता है, क्या समझते हैं आप इसे? देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय में सभी उत्पादक जितनी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करने के लिए तैयार रहते हैं उन सभी का मौद्रिक मूल्य समग्र पूर्ति कहलाता है। यानी कि जितना भी उत्पाद हो रहा है किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय के अंदर, चाहे एक वर्ष हो चाहे महीना, जो भी एक निश्चित समय हो, उसके अंतर्गत सभी उत्पादक जो उत्पादन करवा रहे हैं किसी वस्तु या सेवा का, तो उसकी आपूर्ति करने के लिए एकदम तैयार रहते हैं। उनके पास वो सब जैसे जो भी माल वगैरह उपलब्ध होता है तो उन सभी का मौद्रिक मूल्य समग्र पूर्ति कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, उपभोग फलन क्या है? उपभोग फलन का आशय उपभोग सी और आई यानी वाई के बीच फलनात्मक संबंध से है। इसे उपभोग प्रवृत्ति भी कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है, सीमांत बचत प्रवृत्ति को बताइए। सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है? देखिए, आय में होने वाले परिवर्तन के कारण, आय में होने वाला जो परिवर्तन है उसके कारण बचत में परिवर्तन होता है। जो सेविंग होती है उसमें भी बदलाव आता है। जब आय में परिवर्तन होता है, आय बढ़ेगी तो हो सकता है सेविंग भी बढ़े, आय यदि कम हो जाए तो सेविंग भी कम होगी, तो उसमें क्या है, परिवर्तन होता रहता है। आय और बचत में हुए परिवर्तन का अनुपात ही सीमांत बचत प्रवृत्ति कहलाता है। याद रखिएगा। अगला आपका प्रश्न है, निवेश किसे कहते हैं? निवेश क्या है? तो एक वर्ष की समय अवधि यानी एक वर्ष की जो समय अवधि है उसमें उत्पादन करने हेतु मशीनों, नए निर्माण तथा सेवाओं आदि के लिए किया जाने वाला व्यय निवेश कहलाता है। अगला आपका प्रश्न है, अनैच्छिक रोजगार किसे कहते हैं? तो देखिए, अनैच्छिक रोजगार से आप क्या समझते हैं? जब किसी व्यक्ति के पास रोजगार होता है परंतु, तो यदि किसी व्यक्ति के पास रोजगार होता है परंतु वह रोजगार नहीं चाहता है अथवा उसकी कार्य करने में कोई रुचि नहीं है, यानी लेजी है, काम ही नहीं करना चाहता है, रोजगार है मगर नहीं करना चाहता कार्य को, उसका उस कार्य में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो इसको क्या कहा जाता है? उसको अनैच्छिक रोजगार कहा जाता है। यानी जिसमें उसकी रुचि ही नहीं है, रोजगार होने के बावजूद भी वो कार्य नहीं करना चाहता, तो वो कहलाता है अनैच्छिक रोजगार। अगला है, रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत क्या है? तो रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार आय तथा रोजगार का निर्धारण केवल पूर्ण रोजगार स्तर पर ही होता है। सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, पूर्णकालिक रोजगार संतुलन कब प्राप्त होता है? तो कब प्राप्त होता है? देखिए, पूर्णकालीन रोजगार संतुलन तब प्राप्त होता है जब कुल मांग के बराबर कुल पूर्ति हो जाती है। यानी कि जितनी मांग थी, जितनी डिमांड थी, उसी के बराबर पूरी पूर्ति हो गई तो वो पूर्णकालिक रोजगार संतुलन प्राप्त हो जाता है। अगला आपका प्रश्न है, अत्यधिक और न्यून मांग को सुधारने को में लगे राजकोषीय नीति के किन्हीं 3 घटक के नाम बताइए। तो उनके नाम है, पहला है कर, दूसरा है सरकारी व्यय, तीसरा है सार्वजनिक उधार। अगला देखिए, सरकारी बजट से आप क्या समझते हैं? सरकारी बजट से आप क्या समझते हैं? सरकारी बजट क्या है? सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान आय, जो भी आय है और जो व्यय है उसके अनुमानों को दिखाने वाला एक वर्षीय वार्षिक विवरण होता है। भारत में 1 फरवरी वह दिन है जब वित्त मंत्री सरकार का वार्षिक बजट प्रस्तुत करते हैं। देखिए, प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को ही वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है हमारे भारत के वित्त मंत्री के द्वारा। तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपका, तो ये परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न बताए आप इन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिए। स्टूडेंट्स, इसके अलावा यदि आप अपने BA सेकेंड सेमेस्टर में सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो उसके लिए भी एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा। सभी का सिलेबस डिस्कस हो चुका है और क्लास यानी यूनिट्स भी लगातार अपलोड हो रही है चैनल पे। मॉडल पेपर की वीडियोस आ रही है, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए।
बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।